नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम सीएम का संदेश विकसित मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प दोहराया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विकास, रोजगार, किसान कल्याण और निवेश को प्राथमिकता देकर उनको नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मुख्यमंत्री ने 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने और 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देने और साथ ही किसानों के लिए कवच योजना शुरू करने की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और हर जिले में MSME पार्क विकसित किया जाएगा। सिंगस्था 2028 की तैयारियां भी जारी हैं। भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन रीजन और साथ ही प्रमुख शहरों में 550 से ज्यादा ई-बसें चलाने की योजना भी बताई गई है। आज हम इस सभी पर चर्चा करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम का संदेश विकसित मध्य प्रदेश और साथ ही सीएम ने कई योजनाओं का जिक्र किया है। 2027 में युवा वर्ष मनाएगी मध्य प्रदेश सरकार, ये सीएम की तरफ से कहा गया। और साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक कार्य, राम से लेकर कृष्ण तक सभी ने समानता का संदेश और सीएम का ये विकसित मध्य प्रदेश का संदेश कल सीएम की तरफ से दिया गया। हर जिले में MSME पार्क भी बनेगा और साथ ही युवाओं को रोजगार देने की योजना भी। और मुख्यमंत्री ने 2027 को युवा वर्ष बनाने और 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा है। तो सीएम का ये विकसित मध्य प्रदेश का संदेश सीएम की तरफ से दिया गया। और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि 2027 में युवा वर्ष मनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। किसानों के लिए कवच योजना शुरू की गई है। किसानों को इससे क्या फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में भी जानकारी साझा की है। और वहीं 85,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, सीएम की तरफ से कहा गया। और सीएम ने 2027 में युवा वर्ष का संदेश दिया है और साथ ही कहा कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, युवाओं को मौके मिलेंगे। 2027 को युवा वर्ष बनाने का लक्ष्य मोहन सरकार की तरफ से रखा गया। किसानों के लिए कवच योजना भी शुरू की जाएगी। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। त्रिवर्षीय रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, नारी और किसान का जो मंत्र दिया था, उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार दिया है। किसानों के खेत सरकार के लिए देव स्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नई कवच योजना शुरू की। ऐसी समितियां जिनकी जांच लंबित है, परंतु उनके किसान भाइयों का उसमें कोई दोष नहीं, उनको नियमित किया जाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के दौरान सरकार ने प्रदेश के हर किसान को खाद बीज की उपलब्धता, पर्याप्त बिजली, हर खेत और को सिंचाई का पानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन, चिन्हित फसलों में भावांतर की राशि का भुगतान,
खेती पर संकट आने की स्थिति में बीमा और राहत राशि का वितरण, किसान सम्मान निधि का राशि का भुगतान आदि सभी लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। तो सीएम का संदेश क्या कुछ है वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। 2028-29 तक सिंचाई क्षमता 100 लाख हेक्टेयर होगी और संस्था 2028 की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। ये मुख्यमंत्री का संदेश है। भोपाल इंदौर में मेट्रोपॉलिटन रीजन का निर्माण भी किया जाएगा और किसानों के लिए कवच योजना का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। मध्य प्रदेश में पेपरलेस और साथ ही प्रदेश में 550 से ज्यादा ई बसें चलेंगी और हर जिले को निर्यात हब बनाया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि बिजली गुल का दौर अब खत्म हो गया है। तो सीएम ने विकसित मध्य प्रदेश का संदेश दिया है और मंच से सीएम मोहन यादव ने 2027 को युवा वर्ष बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसी पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं। रमेश जी, सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने मुख्यमंत्री का संदेश भी सुना। मुख्यमंत्री ने मंच से खुले तौर पर मध्य प्रदेश को विकसित करने की योजना बनाई है, विजन रखा है। इस विजन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, मध्य प्रदेश को देश में विकसित और अग्रणी प्रांत बनाने की उनकी योजना है जी। और जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, नीति ली है, विशेषकर जो उन्होंने नीतियों की घोषणा की है गांव की, गरीब की, किसान की और युवाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, किसान गरीब का उत्थान हो, किसान का परिश्रम हो और युवाओं का स्किल जब देश को मिलता है तब वो देश तरक्की करता है। और मुख्यमंत्री जी ने 2027 का जो वर्ष है उसको युवा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। कई आकर्षक स्टार्टअप से लेकर के, स्वरोजगार से लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर के कई उन्होंने आकर्षक योजनाओं का भी उन्होंने घोषणा की है। मैं समझता हूँ इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर के बाद जो है मान कर के चलिए कि मध्य प्रदेश एक विकसित प्रांत बनेगा। और मुख्यमंत्री जी द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए या प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बार लाल किले से लेकर के मध्य प्रदेश तक प्रधानमंत्री जी ने भी युवाओं की बात की है। और फिर उन्होंने जो पिछले वर्ष 2 वर्ष पहले जो ज्ञान का सम्मान घोषित किया था उसमें भी युवा थे। तो लेकिन अब उसमें एक सावधानी, समाज की जागृति की भी आवश्यकता है। कुछ लोग हैं जो युवाओं को भड़काने पर लगे हैं, उनका क्रिएटिव उनकी शक्ति काम ना आए। तो मैं समझता हूँ उससे दूर रह करके सामाजिक जागृति की आवश्यकता है। युवाओं को रचनात्मक दिशा में लगा करके देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में लगाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका फल तभी होगा जब समाज में जागृति हो और युवा इनका लाभ उठाएं। जी बिल्कुल रमेश जी, जैसा कि आपने युवाओं का यहाँ पर जिक्र किया है, लेकिन अब मैं किसानों का जिक्र करना चाह रही हूँ। किसानों के लिए कवच योजना शुरू की गई है, तो इस योजना का किसानों को क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, मोटे तौर पर किसानों के लिए जो सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की हैं और ये जो नई योजना उन्होंने शुरू की है, तो कहीं ना कहीं उससे जो पानी की उपलब्धता है, खाद की उपलब्धता है, बिजली की उपलब्धता, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिजली के बिल से मुक्ति, तो जिस तरीके से गाँव में सौर ऊर्जा को लेकर के अभियान चल रहा है और जिस तरीके से पानी की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, नदी जल छोड़ो, नहरें जिस तरीके से बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो 3 प्रकार के लाभ किसानों को मिलना है, पानी का लाभ, बिजली का लाभ और कहीं ना कहीं यातायात, सड़क का लाभ, तो मैं समझता हूँ इससे जहाँ पानी से उत्पादन बढ़ेगा, बिजली के बिल से मुक्ति होगी तो उनकी लागत कम होगी और तीसरा सड़क के निर्माण से वो अपना उत्पाद कहीं भेज सकेंगे। और फिर उन्होंने निर्यात के बनाया है ताकि वो जो लोकल का उत्पाद है वो निर्यात हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार 2 दिशाओं में भी काम कर रही है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकल पर वोकल, तो कहीं पर जो स्थानीय उत्पाद है उसके आधार पर अगर कोई शिल्प विकसित हो सकता है तो उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था क्या हो, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। तो मैं समझता हूँ इस तरफ भी मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इन सारी योजनाओं का लाभ लोग अपने जमीनी स्तर पर बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही
15 अगस्त को उन्होंने इस बार लाल किले पर, कि युवाओं को खुद नौकर करने के बजाय, वो खुद रोजगार तलाश करने के बजाय वो ऐसी यूनिट खड़ी करें, दूसरों को रोजगार दें। कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, उस स्वावलंबी भारत के लिए ये बहुत अच्छा सूत्र है। कई बार हमारे मन में, युवाओं के मन में एक बात बैठ जाती है कि सरकारी नौकरी रोजगार है, तो नौकरी करने वाले बनने के बजाय नौकरी देने वाले युवा बने। मुख्यमंत्री जी का संकेत इस तरफ बहुत है जी। बिल्कुल रमेश जी, बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने तमाम योजनाएं मंच से कही हैं और साथ ही 2027 का मुख्यमंत्री का युवा वर्ष ये विजन रखा गया है। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री ने MSME पार्क का भी जिक्र किया है, जो उन्होंने कहा कि हर जिले में ये पार्क बनेगा। तो ऐसे में युवाओं के लिए कितने नए अवसर इस पार्क बनने से पैदा हो सकते हैं? देखिए, इनसे, इस पार्क बनने से सबसे ज्यादा अगर अवसर मिलेंगे तो वो युवाओं को ही मिलेंगे। उनके कौशल के लिए, उनके शिल्प के लिए न केवल उनको सीधा रोजगार मिलेगा बल्कि परोक्ष रोजगार भी मिलेगा जी। ये पार्क बनने से कहीं ना कहीं जो निवेशक आएंगे, जो यूनिट डलेगी, उसमें प्रत्यक्ष रोजगार होगा और उसके सहारे जो अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। इससे युवाओं को 2 प्रकार का लाभ होगा। एक तो उनको रोजगार मिलेगा और दूसरे उनकी प्रतिभा से भी पूरा जमाना परिचित हो सकेगा। तो युवाओं को इससे 2 प्रकार का लाभ मिलेगा जी। रमेश जी, बात की जाए तो ऐसे में 550 से ज्यादा ई-बसों का भी जिक्र किया गया है और ये योजना भी है कि 550 से ज्यादा ई-बसें चलाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री की तरफ से रखा गया। तो ऐसे में सार्वजनिक स्थानीय लिहाज से अगर आप इसे देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ई बसें वाकई महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रकार से महत्वपूर्ण है। एक तो ई बसों से जो पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, पेट्रोल की बसों से, डीजल की बसों से कितना प्रदूषण फैलता है, और ये जो प्रदूषण है ये न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि फसलों को, फूलों को और फलों की जो क्वालिटी है उसको भी कमज़ोर करता है। ई बसें अगर चलेंगी तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं हमारा प्रदूषण सुधरेगा, पर्यावरण सुधरेगा। उससे हमारे युवाओं का और महिलाओं का और खासतौर से बुजुर्गों का जो स्वास्थ्य पर असर पड़ना है ग्रामीण क्षेत्रों के, उसका प्रभाव मुक्त होगा। दूसरा, इससे यातायात का साधन बढ़ेगा। आसानी के साथ गांव का कोई बच्चा नगर आ सकता है, उसको हाट बाजार में जाना है वहां जा सकता है, बाजार जा सकता है। बच्चे अगर शहर में पढ़ रहे हैं तो ई बसों से वो अपने स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, माँ बाप उनसे मिलने जा सकते हैं। तो ई बसों से यातायात की सुविधा भी बढ़ेगी, पर्यावरण सुधार की दिशा में भी इसमें है। और तीसरा, 500 साढ़े 500 जब ई बसें बनेंगी तो स्वाभाविक रूप से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का इससे रोजगार मिलेगा। 500 ई बसों में मान करके चलिए कि एक बस में अगर 3-4 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला तो फिर इसके सुधार कार्य भी होगा, इसमें हवा भरने का काम भी होगा, इसको धोने पहुंचने का काम भी होगा, परोक्ष रूप से भी इसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये बसें भी मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये योजना उपयोगी तो होगी ही। रमेश जी, आपको रोकना चाहूंगी और मुख्यमंत्री ने मंच से क्या कुछ कहा है एक बार फिर दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। लोक अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हो रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। नई तकनीक आधारित उद्योगों में मध्य प्रदेश तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश के टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। खासकर ग्वालियर में उभरता टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जबलपुर और शिवपुरी में आगे बढ़ता डिफेंस कॉरिडोर औद्योगिक विकास की कहानी खुद बयां कर रहा है। धार का पीएम मित्र पार्क 21,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ वस्त्र उद्योग की नई कहानी लिख रहा है। राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक जिले में 80 खास करके एक MSME पार्क हम स्थापित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 10 MSME क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। भोपाल में इंजीनियरिंग सेक्टर हेतु 30 करोड़ रुपए की लागत से नए केंद्र की स्थापना की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा
सर्वाधिक निवेश मित्र नीति के रूप में सराहा गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 पुनः भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। वैसे तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है, लेकिन हमारा संकल्प 7 समंदर पार तक जाता है। हमारे उत्पाद विश्व के बाजार तक पहुँचे, इस लक्ष्य के साथ हम संकल्पित है कि हम प्रदेश के हर जिले का निर्यात का हब बनाएंगे। इसी के लिए सभी 55 जिलों में निर्यात कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल। मध्य प्रदेश इसमें अपनी पंक्ति जोड़ रहा है। गर्व से कहो, ये मध्य प्रदेश में बना है। भारत जब $1 ट्रिलियन के वास्तु निर्यात का इतिहास रचेगा तो मध्य प्रदेश की धड़कन भी सबसे तेज सुनाई देगी। रमेश जी, आपने मुख्यमंत्री का भाषण सुना। उन्होंने मंच से निवेश प्रस्ताव का जिक्र किया है, जो 34 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ये जो निवेश प्रस्ताव है, ये कितनी गति दे सकता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा और रोजगार को भी गति देगा। रोजगार प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से वो रोजगार भी इससे बढ़ेंगे। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लगभग 10 लाख करोड़ के कार्य उसमें होने लगे हैं। इसका मतलब है कि जितने करार हुए हैं उसमें 30% पर अब काम होना शुरू हुआ है। और निवेश के मामले में मुख्यमंत्री जी ने एक नया प्रयोग किया। यद्यपि इन्वेस्टर समिट हर सरकार ने की, लेकिन वर्तमान सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने जो लोकल और रीजनल उन्होंने जो समिट की है, वो एक नया प्रयोग है। रीजनल और लोकल समिट करने से जो लोकल का उत्पादन है उसको कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि वो हर जिले में एक निर्यात हब बनाएंगे। तो इन्वेस्टर्स समिट में दोनों प्रकार का लाभ होगा। एक तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी मध्य प्रदेश की लोकल टच करेंगे। मान लीजिए विदिशा में कुछ उत्पाद होता है, होशंगाबाद में कुछ उत्पाद होता है, गुना में कुछ उत्पाद होता है। तो ये जो लोकल के उत्पाद क्या है, इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो व्यापारी हैं वो इससे अवगत होंगे और हब बनने से ये निर्यात होगा। तो इससे भी इन्वेस्टर्स से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा और प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर इससे बहुत बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं हमारी प्रगति का, विकास का जो लेवल है वो भी सुधरेगा, प्रति व्यक्ति आय का औसत भी बढ़ेगा। मैं समझता हूँ इस इन्वेस्टर समिट जब भी आकार लेगी तो उसके जैसे ही आकार लेगी, उससे मध्य प्रदेश के एक विकसित स्वरूप के रूप में मध्य प्रदेश दिखेगा। जी ठीक है रमेश जी, मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा है वो भी एक बार फिर दर्शकों को सुना देते हैं। प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों की ओर से आज़ादी के सभी जननायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। स्वाधीनता के इस संग्राम में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी, महाराजा छत्रसाल, टंट्या मामा भील से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक मध्य प्रदेश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी अपनी आहुतियां दी है। कृतज्ञ मध्य प्रदेश आज उन सभी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। मैं मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हाक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर असीम शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही जाबाजों की बदौलत नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल जी ने भारतवर्ष की महिमा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है,
अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आजादी का ये महोत्सव इसीलिए भी अविस्मरणीय हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए भारत को आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। उनके कुशल मार्गदर्शन में आज भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हो रही है। तो रमेश जी, आपने मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने हब बनाने की योजना का यहां पर जिक्र किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना से स्थानीय उद्योग और कारोबार को कितना फायदा होगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं, जो स्थानीय हब बनाने की बात उन्होंने की है, इससे कहीं ना कहीं क्षेत्र का इसका विकास होगा। सड़कें इसमें अच्छी होंगी, बिजली अच्छी होंगी, रोजगार प्रत्यक्ष मिलेगा, परोक्ष मिलेगा और कहीं ना कहीं एक मानसिक उन्नति भी होगी। जब भी कोई इस तरह की बात आती है, इस तरह के बिंदु शुरू होते हैं, तो जो सोचने का लेवल है, जीवन का स्तर है, उसके भी सुधरेगा, प्रति व्यक्ति आय भी सुधरेगी। और मुख्यमंत्री जी ने अपने इस भाषण में उन्होंने खास तौर से भारत के संपूर्ण स्वरूप का चित्रण किया और मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का भी चित्रण किया। तो स्वाभाविक रूप से आज अगर हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे पूर्वजों के जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है, बलिदान रहा है, उसके कारण हम आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने नई पीढ़ी को, पूरे देशवासियों को इस बात से भी अवगत कराया है। और आपको अगर ध्यान हो तो इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने विरासत के साथ विकास की बात कही है जी। वही समाज, वही राष्ट्र बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, अपनी विरासत से जुड़ा रहता है, अपने पूर्वजों के कर्मों को, पूर्वजों के बलिदान को, पूर्वजों के संघर्ष को याद करता है जी। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो अपने इस भाषण में सारे पूर्वजों को, उन्होंने महाराजा छत्रसाल से लेकर के टांटिया भील तक सारे पूर्वजों को उन्होंने, सारे बलिदानियों को उन्होंने स्मरण किया है। स्वाभाविक रूप से नई पीढ़ी अगर इन बलिदानियों का स्मरण करेगी, इनका नाम लेगी, तो उनकी कार्यशैली में, कार्य क्षमता में कहीं ना कहीं विशेष प्रकार का ओज आएगा। ऐसी स्थिति में जो हब बन रहा है, मुख्यमंत्री जो बना रहे हैं, उसकी गति भी बढ़ेगी जी। बिल्कुल रमेश जी, जैसा कि आपने हर योजना का यहाँ पर जिक्र किया है, लेकिन बात की जाए सिंहस्था 2000 की तैयारियों को लेकर, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, सरकार का विजन क्या है सिंहस्था 2028 को लेकर? देखिए, स्वाभाविक रूप से अभी उन्होंने 2027 में युवा वर्ष बनाने की बात कही है, तो स्वाभाविक रूप से 2027 में युवा वर्ष होगा, तो हम 28 को 3 प्रकार से ले सकते हैं। एक तो उन्होंने जो पहले किसान वर्ष मनाया, फिर इस वर्ष इन्वेस्टर्स मीट चल रहा है, फिर अगला युवा वर्ष चलेगा, और फिर उन्होंने जो 1 लाख प्रतिवर्ष रोजगार की बात कही है, तो मान करके चलिए कि 2028 का जो विजन है, 2028 में इन सारे आयोजनों पर की समीक्षा होगी और एक प्रकार से समग्र रूप में वो 2028 का वर्ष हमारे बीच में सामने आएगा कि किसान कितनी प्रगति करते हैं, युवा कितनी प्रगति करते हैं, औद्योगिक गति कितनी होती है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होकर के देश के विकसित प्रांतों में अग्रणी बनने की दिशा में तो चल पड़ा है, लेकिन आगे चल करके जो मोदी जी का मंत्र है 2047 में, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान कितना होगा, ये हमको 2028 में इन सारे अनुभवों से स्पष्ट होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रमेश जी, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का ये संबोधन, मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहने वाली है, मुख्यमंत्री के संबोधन से यही स्पष्ट हो पाया है। और रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।